ओके जी, तो अब हम देखेंगे कि आपके पास जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, यानी कि आपके ग्लोमेरुलस की जो इंजरी है, वो किस टाइप्स की हो सकती हैं, और साथ-साथ हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। अब हमने जितनी भी टाइप्स की जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती हैं ना, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 टाइप्स में। प्राइमरी वो सारी डिज़ीज़ होंगे जिनके अंदर आप प्राइमरीली आपकी किडनी के अंदर मसला होगा। सिमिलरली सेकेंडरी वो सारी डिज़ीज़ होंगी जो कि आपके पास रीनल डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ग्लोमेरुलस की इंजरी हो रही है, तो उन्हें हम कहेंगे कि वो सारी डिज़ीज़ आपको करवाती हैं सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर आपके पास कुछ हेरिडिटी डिज़ीज़ होंगी जो कि आपको अगेन ये डिज़ीज़ करवाएँगी। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में अगर हम सेकेंडरी में देखें तो डायबिटीज़ मेलाइटिस। हमने डायबिटीज़ पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन में, हमें पता है कि आपके पास एक चीज़ होती है व्हिच इज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो उसमें डायबिटीज़ की वजह से नेफ्रॉन के अंदर इश्यू होता है। तो इसी तरह ये सारी भी जो डिज़ीज़ होंगी वो आपकी रीनल डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन वो आपके नेफ्रॉन के अंदर, आपके ग्लोमेरुलस के अंदर इंजरी करवा सकती हैं। तो इसलिए ये सारी डिज़ीज़ हमें अभी फ़ोकस में नहीं पढ़नी, क्योंकि हम कहीं न कहीं पढ़ ही लेंगे। हमें जो मेनली फ़ोकस करना है वो हमें इन सारी टाइप्स के अंदर करना है, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी हैं रीनल डिज़ीज़, और साथ हम बात करेंगे अपनी हेरिडिटी डिज़ीज़ की। इनके अंदर भी आपके पास जो प्रॉब्लम होगी वो प्राइमरी किडनी के अंदर होगी। अब जब मैं आपको ये सारी टाइप्स की डिज़ीज़ पढ़ाऊँगी, तो मैं कब कहूँगी कि कभी वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है और कभी मैं कहूँगी कि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। हम इनके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो कंबाइनली एक साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो जब भी आपको बोला जाए कि आपके पास एक्यूट का वो बताओ क्लिनिकल फीचर्स, तो आपने कहना है कि वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, और फिर एवरीबॉडी शुड नो कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंडर कौन-कौन सी डिज़ीज़ होती हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम की सबसे पहले बात करते हैं। सिंड्रोम वर्ड इज़ टेलिंग अस कि इसके अंदर आपको एक नहीं बल्कि कंबाइनली 2-3 डिज़ीज़ देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है हेमाटूरिया, प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, एडीमा और ओलिगोयूरिया। ऐसे याद नहीं होगा तो इसको स्टोरी की तरह याद करेंगे। सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब आपके जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो हेमाटूरिया होता है सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो क्योंकि ब्लड यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रहा है, तो वो कंपनसेशन के लिए क्या करती है, यूरिन को ही वो रोक देती है। तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, ठीक है? तो हेमाटूरिया व्हिच इज़ फॉलोड बाय ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया यानी कि यूरिन का कम आना, और हम कब कह देते हैं कि अब ये ओलिगोयूरिया हो गया है, जब आप 400 ml से भी कम यूरिन पास करो पर डे, ठीक है? अब ओलिगोयूरिया की वजह से क्या होता है, आपका जो यूरिया है एक्स्ट्रा, जो क्रेटिनिन लेवल है, वो यूरिन के अंदर उन्हें एक्सीज़ अमाउंट जो होती है उनको एक्सक्रीट होना होता है। अब जब ये एक्सक्रीट नहीं होंगे तो आपको आपका जो यूरिया लेवल है और जो केराटिनिन लेवल है वो हाई मिलेगा। जब आपके पास ये दोनों हाई मिलते हैं तो ये डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं, और इसको हम कहते हैं एज़ोटीमिया। अब जब यूरिन पास नहीं हो रहा तो इसी वज़ह से क्या मसला हो रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, मीन्स सोडियम है, और जो वाटर है वो रिटेन रह रहा है। इसकी वज़ह से आपको एडीमा और हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। तो hematuria was followed by oligouria and now it is followed by edema and the hypertension। साथ आपको थोड़ा बहुत प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, मीन्स प्रोटीन इन यूरिन। लेकिन ये जो प्रोटीनूरिया है ना, ये मेन फीचर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ठीक है? तो आपने मेनली इसको यहाँ पढ़ना है। प्रोटीनूरिया यहाँ पर होता है मगर इट इज़ लेस देन 3 ग्राम पर डे, ठीक है? तो ये ज़्यादा नहीं होता सीवियर। तो हमने नेफ्रेटिक सिंड्रोम की बात की कि आपके पास सबसे पहले क्या होगा, हेमाटूरिया, ब्लड इन यूरिन, जिसको कंपनसेट करने के लिए ओलिगोयूरिया होगा, और मीन्स यूरिन का ना आना। अब जब यूरिन नहीं किसी अमाउंट में बाहर जाएगी तो क्या होगा, इसकी वजह से एडीमा और हाइपरटेंशन होगी। और साथ आपको याद रखना है कि जो प्रोटीनूरिया है वो आपके पास नेफ्रोटिक का मेन फीचर है, लेकिन नेफ्रेटिक के अंदर भी आपको मिल सकती है लेस देन 3 ग्राम पर डे। अगर 3 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगी ना तो फिर आप इसको बोलोगे कि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि आपके पास ये जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और ये जो रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये दोनों के दोनों नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। मीन्स अगर कोई भी पेशेंट है उसको अगर ये दोनों डिज़ीज़ होती हैं तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। हेमाटूरिया होगा, प्रोटीनूरिया होगा, हाइपरटेंशन होगी, एडीमा होगा, ओलिगोयूरिया होगा। आई होप सो कि अब चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो स्टोरी है ना वो स्टार्ट होती है प्रोटीनूरिया से। मीन्स प्रोटीन आती है यूरिन के अंदर एंड इट इज़ नॉट लेस देन 3 ग्राम पर डे, इट इज़ नाउ मोर देन 3 ग्राम पर डे, और ये बहुत सिलेक्टिव होती है। मीन्स आप देखोगे कौन-कौन सी प्रोटीन जो है वो सिलेक्टिवली आउट ऑफ योर यूरिन एक्सक्रीट हो रही हैं, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, उसका जो सबसे पहला सिम्पटम है वो है प्रोटीन्यूरिया, मीन्स यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, ठीक है? और ये होता है 3 ग्राम से ज़्यादा। जब 3 ग्राम से कम होता है तो उसको हम नेफ्राइटिक ही कह रहे होते हैं। अगर 3 ग्राम से थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो नाउ विल से कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है? सबसे पहले आपको प्रोटीन्यूरिया मिलती है, मीन्स
प्रोटीन का यूरिन में आना। अब कौन-कौन सी प्रोटीन्स आती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एल्ब्यूमिन की। जब एल्ब्यूमिन यूरिन के अंदर आती है तो बॉडी के अंदर हो जाती है हाइपोएल्ब्यूनीमिया यानी कि एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी। नॉर्मली जो कि 3.5 टू 5.5 ग्राम थी, अब हो जाती है 1 से 3 ग्राम आपके पास बच जाती है। सिमिलरली जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, वो भी प्रोटीन है और वो भी एक्सक्रीट अगर हो जाएँगे तो आपके पास इन्फेक्शन होने का चांस होगा। इसलिए यहाँ पे एक इन्फेक्शन की एग्ज़ाम्पल है बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, मीन्स आपकी पेरिटोनियम का इन्फेक्शन। और ये किससे कॉज़ होता है? हो सकता है निमोनिया की वजह से या फिर सेकंड मोस्ट कॉमन ई. कोलाई की वजह से आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिल सकता है। तो जब भी आपके पास आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स कम होंगी तो आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। फिर आपके पास जो आपकी एंटीथ्रोम्बिन है, ये भी एक प्रोटीन है। जब ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है तो बॉडी के अंदर कोगुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि इसका काम था कोगुलेशन को रोकना, अब कोगुलेशन ज़्यादा होगी। साथ क्या होता है कि आपका जो लिवर होता है ना, वो कंपनसेट करने के लिए फाइब्रिनोजेन बना रहा होता है, तो फाइब्रिनोजेन भी कोगुलेशन में अपना पार्ट प्ले कर देती है। फिर आपके पास ट्रांसफेरिन भी एक प्रोटीन है और इसका काम होता है आयरन के ट्रांसफ़र करना। जब ये नहीं होगा तो आपका जो आयरन है वो ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं होगा जिसकी वजह से आपके आरबीसीज़ नहीं बनेंगे एंड यू विल सी द माइक्रोसाइटिक एनीमिया। देन हमने आगे बात की कि आपके पास जब कोल्ड कैल्सिफेरॉल नहीं होगा तो इसकी वजह से आपके पास कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी एंड यू विल सफ़र दी हाइपोकैल्सीमिया। अब आपने देखा कि आपके पास ये सारी जो प्रोटीन्स हैं नहीं हो रही तो आपके पास कौन-कौन सी डिज़ीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सिमिलरली आपने देखा कि आपके पास जितनी भी प्रोटीन है वो आपकी वेसल से चली गई हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, वेसल का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, ऑन्कोटिक प्रेशर यानी कि वो प्रेशर जो कि सोल्यूट की वजह से था। अब ये वेसल है, उसके अंदर आपके पास जो प्रोटीन है वो निकल गई हैं। प्रोटीन जो यहाँ पर प्रेज़ेंट थी उन्होंने वाटर को भी होल्ड करके रखा हुआ था। अब जब प्रोटीन यूरिन में एक्सक्रीट हो गई तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे जितना भी वाटर होगा वो बाहर इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। तो और आपको वेसल के बाहर क्या देखने को मिलेगा, एडीमा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको एडीमा देखने को मिलता है बिकॉज़ ऑफ द डिक्रीज़ ऑन्कोटिक प्रेशर। सिमिलरली आपको याद रखना है कि आपके पास अगर एडीमा हार्ट की वजह से हुआ और अगर किडनी की वजह से हुआ तो उसको आप डिफरेंशिएट किस तरह करते हो। तो किडनी की वजह से जो एडीमा होता है वो आपके पास पेरी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। सिमिलरली एनएसआर का यानी कि आपको आपकी पूरी बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिल सकता है। फिर अगर हम बात करें हाइपरलिपिडीमिया की तो क्या होता है कि आपका लिपिड अगेन कंपनसेशन के चक्कर में ना वो लाइपोप्रोटीन बना रहा होता है। उसको लगता है कि प्रोटीन कम है तो वो लाइपोप्रोटीन बनाता है। एज़ अ रिज़ल्ट आपकी बॉडी में जो लिपिड है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है एंड यू विल फेस दी हाइपरलिपिडीमिया। और जब बॉडी के अंदर लिपिड ज़्यादा होगा तो यूरिन के अंदर भी उसके एक्सक्रीट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको लिपिड्यूरिया मीन्स लिपिड इन योर यूरिन, ठीक है, ये तब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने बात की नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। स्टोरी स्टार्ट हुई प्रोटीन यूरिया से जिसकी वजह से आपकी सारी जो प्रोटीन्स हैं वो कम होती रहीं और आपको ये सारी डिज़ीज़ देखने को मिलती रहीं। फिर इस प्रोटीन के कम होने की वजह से, सोल्यूट के कम होने की वजह से वेसल का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ और सारा जो वाटर है वो वेसल से बाहर निकल कर आ गया, जिसकी वजह से आपको एडीमा देखने को मिला। फिर आपके पास लिवर कंपनसेट करने के लिए लिपिड बनाएगा और आपको हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा। दिस वाज़ ऑल अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब बाकी की जो डिज़ीज़ हैं, मिनिमल चेंज डिज़ीज़ है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये सब के सब आपके पास जो है ये आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो अब अगले पार्ट्स में हम एक-एक करके ये सारी डिज़ीज़ पढ़ेंगे, लेकिन आपने मेनली हर चीज़ पढ़ ली है, ठीक है? मैंने आपको सबके क्लिनिकल फीचर्स बता दिए हैं, अब मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि इनमें से कौन-सी डिज़ीज़ नेफ्राइटिक है या फिर नेफ्रोटिक है। सिमिलरली मैंने आपको इन सब की लोकेशंस एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं बस ये बोलूँगी कि इस डिज़ीज़ के अंदर सब एपिथेलियल डिपॉज़िट मिलते हैं या मेसेंजियल डिपॉज़िट मिलते हैं या फिर सब एंडोथेलियल डिपॉज़िट मिलते हैं। और मैंने साथ-साथ आपको इन सब की पैथोजेनेसिस भी एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं बस ये बताऊँगी कि किस डिज़ीज़ के अंदर आपको सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, किसके अंदर आपको इन सिटू इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, किसके अंदर आपको फिक्स एंटीजन के अगेंस्ट बना होगा, किसके अंदर प्लांटेड एंटीजन के अगेंस्ट इन सिटू कॉम्प्लेक्स बना होगा। तो हमने बेसिक्स क्लियर कर ली हैं, बस हमें टाइप्स पढ़नी है और हमें देखते जाना है कि कौन-सी टाइप्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं।